आज की जो चर्चा का विषय है वो पीटी से संबंधित जो हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल से जो पार्ट है उससे संबंधित आने वाले पीटी प्रश्न से है। तो जो पहला प्रश्न है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु या पॉइंट के संदर्भ में कौन से कथन आ सकते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है कि जो ए है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु वर्तमान में इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो पूर्व में पिग्मेलियन या पार्सन्स पॉइंट था। बी जो दूसरा कथन है कि यह लक्ष्मी नगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, जहां बहुत कम आबादी है। सी तीसरा कथन यानी वर्ष 2004 के सुनामी द्वारा इस पॉइंट को कोई भी भौगोलिक हानि नहीं हुई। और चौथा डी यानी सुनामी के बाद इस पॉइंट की ऊंचाई 4.25 मीटर अधिक हो गई। तो इसका जो पहला कूट आंसर है वो है ए और बी असत्य हैं, दूसरा बी और सी असत्य हैं, तीसरा सी और डी और चौथा बी सी डी। तो जो इसके जो सी और डी जो है वो असत्य है। इसमें है कि वर्ष 2004 के सुनामी द्वारा इस पॉइंट को कोई भी भौगोलिक हानि नहीं हुई। तो यहाँ जो है हानि हुई थी, और इस संदर्भ में यहाँ जो जानवर हैं और पशु पक्षी हैं, और यहाँ जो कछुए पर जो रिसर्च कर रहे थे वो भी वैज्ञानिक मारे गए थे। और इसका जो डी है अर्थात जो इस पॉइंट की ऊंचाई जो है वो 4.25 अधिक हो गई थी। ये गलत है क्योंकि वो 4.25 मीटर कम हो गई थी सुनामी के बाद। तो ये जो दोनों ऑप्शन है वो गलत है। तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये हमें ज्ञात है और इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और या निकोबार जो है ज़िला में पड़ता है, और बड़ा निकोबार इसका तहसील है, और लक्ष्मी नगर पंचायत है। और इसके अंतर्गत जो है यहाँ ऐतिहासिक रूप से जो है सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम हिंद एवं स्वराज भी रखा था। तो इस संदर्भ में यह भारत की जो भौतिक भूगोल है उसके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि भूकंप की लहरें किसी क्षेत्र से जब टकराती है तो उस क्षेत्र में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है रेयॉन गैस, दूसरा ओजोन गैस, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा रेडॉन गैस। तो जो इसका चौथा ऑप्शन है रेडॉन गैस। तो रेडॉन एक प्रकार से जो है वो अक्रिय गैस है, इसकी परमाणु संख्या 86 है। और इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि एक नए रिसर्च के अनुसार जो डॉक्टर स्नेहाशीष चक्रवर्ती हैं, जो कि NIT राउरकेला के जो है वो मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने गणितीय विधि के माध्यम से रेडॉन गैस को समझने का प्रयास किया है। यानी जब भूकंप से पहले और भूकंप के जस्ट बाद जो है वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो इसके द्वारा ये पूरा अनुमान भी भूकंप का लगाया जा सकता है। तो इस संदर्भ में इसका जो चौथा ऑप्शन है रेडॉन गैस वो सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के भूकंप जोन के संदर्भ में कौन से कथन आ सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है कि भारतीय मानक ब्यूरो देश को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटता है। दूसरा, भारतीय मानक के जोन 2, 3, 4, 5, 6 वर्गीकरण है। तो जो इसका पहला जो आंसर है वो है कि जो पहला जो इसका अगला कि जोन जो 5 है वो अधिकतर उसमें हिमालयी क्षेत्र आते हैं, और अगला है कि उत्तर बिहार जोन 2 में आता है। तो इसका जो सही उत्तर है जो पहला ऑप्शन है ABCD, दूसरा AB, तीसरा BD, चौथा ABD। तो इसमें जो कथन इसके अंतर्गत जो असत्य हैं वो ABD हैं, अर्थात ए के अंतर्गत जो भारतीय मानक ब्यूरो देश को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटता है। तो ये गलत है क्योंकि 4 भूकंपीय क्षेत्र हैं। बी जो है वो है कि भारतीय मानक के जोन 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 नहीं है, वो 2, 3, 4, 5 है, यानी 4 वर्गीकरण है। तो ये भी गलत है। अगला जो सी है इसका वर्गीकरण है कि जोन जो 5 है वहाँ अधिकतर हिमालयी क्षेत्र है। तो ये सही है।
क्योंकि जो सीवियर भूकंप जो आते हैं अधिकतर 7 मापक के, वो अधिकतर उसमें हिमालय क्षेत्र है और यहाँ बराबर होता है। और जो डी है इसका ऑप्शन कि उत्तर बिहार जोन 2 में आता है, तो ये गलत है, क्योंकि ये उत्तर बिहार में भी भूकंप बहुत अधिक आते हैं, तो ये जोन 4 में पड़ता है। तो इस प्रकार जो इसके जो सही आंसर है, जो असत्य है, वो है ए बी डी, जो इसका चौथा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि भारत में आए साइक्लोन एवं उनके आने का वर्ष का मिलान में से कौन सा गलत है? तो जो पहला ऑप्शन है फानी, वो 2019, दूसरा फैलिन, उसका 2014, तीसरा हुदहुद, उसका 2014, चौथा हेलेन, उसका 2013। तो जो ऑप्शन 2 है फैलिन 2014 का, वो गलत है, क्योंकि फैलिन जो तूफान था वो 2013 में आया था। तो अभी जो मई 2020 में एक सुपर साइक्लोन आया जो कि अम्फान के नाम से चर्चित था, तो इस प्रकार 1999 में भी बहुत भयंकर चक्रवात जो है उड़ीसा में हिट किया था। तो इस प्रकार जो चक्रवात है और उनके आने का वर्ष है, तो उनको जानकर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जालंधर तट कहाँ स्थित है? कि जालंधर तट कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा दादर नगर हवेली, तीसरा उड़ीसा, चौथा गुजरात। तो ये एक समुद्र तट है, इसका सही उत्तर है दादर नगर हवेली एवं दमन। यहाँ चूँकि जो नवंबर 2019 में दमन द्वीप एवं दादर नगर को एक कर दिया गया है, जो अब एक यूनियन टेरिटरी में आते हैं, और यहाँ का जो है प्रसिद्ध बीच है, यहाँ चंद्रिका रानी का मंदिर भी है, और 20 जनवरी 2020 को ये लागू भी हो गया है कि अब इसे दादर नगर हवेली दमन द्वीप कहना है। तो अभी वर्तमान में भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ हैं। तो इस संदर्भ में जालंधर जो तट है उसका सही उत्तर है दूसरा, यानी दादर नगर हवेली दमन द्वीप। अगला प्रश्न है कि छोटा शिगरी हिमनद किस राज्य में है? जो ग्लेशियर है, किस राज्य में? पहला है लेह लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, वो महत्वपूर्ण है। यहाँ जो पीर पंजाल और रोहतांग के बीच में यह जो है हिमनद आता है, और इसके इर्द गिर्द जो है पर्यावरण अवेयरनेस से संबंधित बहुत से कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैगून नहीं है? तो जो पहला ऑप्शन है पेरियार झील, दूसरा पुलिकट, तीसरा चिल्का, चौथा अष्टमुदी। तो जो इसका पहला ऑप्शन है पेरियार झील, वो सही है, क्योंकि लैगून की जो परिभाषा है वो सागरीय जल के अलगाव से बना होता है, उससे सटा होता है। तो इस संदर्भ में जो पुलिकट है, चिल्का है, अष्टमुदी है, वो सटे हुए हैं, लेकिन जो पेरियार है वो मानव निर्मित है, वो बीच जंगल में बनाया गया है, वहाँ कोई समुद्र तट है भी नहीं। तो इस संदर्भ में जो पहला ऑप्शन है पेरियार झील है। अगला प्रश्न है कि कार्बन निषेचन क्या है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी सांद्रता से पादप वृद्धि, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में ओजोन गैस का जुड़ना, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी सांद्रता से पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान, और चौथा पेड़ पौधों की वृद्धि से कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना। तो जो इसका तीसरा ऑप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी सांद्रता से पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान, जिसे हम कार्बन निषेचन कहते हैं। तो ज्योग्राफी में पर्यावरण से रिलेटेड और जो नए ज्योग्राफी, चूँकि ज्योग्राफी एक डायनामिक सब्जेक्ट है, वहाँ बहुत सारे रिसर्च होते हैं, चाहे वो फिजिकल रूप से हो, चाहे वो एनवायरमेंटल रूप से हो, तो वहाँ नए नए टर्म्स जो है कॉइन किए जाते हैं। तो इस संदर्भ में जो विगत 1 या 2 साल में जो इस प्रकार के नए शोध हैं, नए टर्म्स हैं, उनको थोड़ा सा गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे प्रश्नों की बारंबारता अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियाँ हैं? ए दिबांग, बी कमिंग, और सी लोहित। तो इसका जो पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा बी सी, तीसरा ए सी, और चौथा ए बी सी। तो जो इसका चौथा ऑप्शन है कि दिबांग, कमिंग और लोहित, ये तीनों जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब जैसे ब्रह्मपुत्र जब तिब्बत से निकलती है तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, फिर असम घाटी में आती है। तो इस संदर्भ में जब असम की घाटी में दिबांग
और लोहित इससे मिलती है, और शोणितपुर में कामेंग मिलता है। तो इस संदर्भ में जो है वो भौतिक ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से जो नदियों का मिलना और उससे बिछड़ना ये महत्वपूर्ण हो जाता है, उससे समझना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। तो इस प्रकार के प्रश्न आजकल बहुत आते हैं। वो यूपीएससी की टेंडेंसी को जो है वो स्टेट सिविल सर्विस भी अपनाते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को डालते हैं ताकि उसमें संकल्पना जो है समझे हम उसको। तो निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। ए जो है वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित है। बी नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है। तो इसमें पहला ऑप्शन है केवल ए सही, दूसरा बी सही, तीसरा दोनों सही और चौथा दोनों गलत। तो ये दोनों सही है कि जो वायुमंडल में नमी की मात्रा है वो अक्षांश से संबंधित है, हाइट से रिलेटेड होता है, और नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है। तो ये इसका जो है उससे प्रत्यक्ष संबंध होता है। इस संदर्भ में जो तीसरा ऑप्शन है दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। ये है कि दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पेटिका होती है। दूसरा बी कि निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ए बी सही, दूसरा केवल बी सही, तीसरा केवल ए सही और चौथा दोनों गलत। तो जो इसका तीसरा ऑप्शन है कि जो दोनों गोलार्धों के 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पेटिका होती है, तो ये सही है। तो चूंकि जो इसका दूसरा ऑप्शन है कि निम्न दाब क्षेत्र पर भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं, तो क्योंकि जब निम्न दाब बनता है तो होता है कि लो प्रेशर में हवा जब गर्म होती है और ऊपर की ओर उठ जाती है, उससे लो प्रेशर बनता है। तो इस संदर्भ में जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला ऑप्शन प्रश्न है कि भारत में के कितने प्रतिशत भाग में ऊंचे पर्वत हैं। तो पहला ऑप्शन है 8.1, दूसरा 9.9, तीसरा 10.7 और चौथा 17%। तो जो इसका तीसरा ऑप्शन है 10.7 वो प्रतिशत वो सही है, क्योंकि भारत के जो 43% क्षेत्रफल मैदानी है, 20% पठारी है, 18.6% छोटी पहाड़ियाँ हैं और ये जो 10.7% है ये बड़ी पहाड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार जो प्रतिशत का वर्गीकरण है अनुपात का, उसको ज्योग्राफी में इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। अगला प्रश्न है कि बील क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि नदियों के पुराने प्रवाह में जो कि पानी से भरे होते हैं, और दूसरा नदियों की नई मृदा संरचना, तीसरा भूमिगत नदियों में गुफा, चौथा नदियों की मृदा का सुदूर क्षेत्रों में फैलाव। तो जिसका पहला ऑप्शन है जो बील स्थानीय भौगोलिक शब्द है, ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि नदियों के पुराने प्रवाह में जो पानी भरे होते हैं वो बील कहलाते हैं। हाल के दिनों में जब सरस्वती नदी के उद्गम और उसकी जो लुप्त हो गई थी उसको खोजने के लिए घग्गर हकड़ा क्षेत्र को खोजा गया, तो इस प्रकार के बहुत से भौगोलिक शब्द आए और बहुत सी चीज़ों को जानना हमें पड़ा और उससे बहुत से निष्कर्ष सामने आए। तो इस प्रकार जो नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग हैं जो कि पानी से भरे होते हैं उसे बील कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन गलत मिलान है। तो पहला है 8 डिग्री चैनल, उसका मिलान है मिनिकॉय और मालदीव के बीच। दूसरा 9 डिग्री चैनल, उसका मिलान है कावारती और मालदीव के बीच। तीसरा 10 डिग्री चैनल, उसका मिलान है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। और चौथा पाक जल डमरू मध्य, उसका मिलान है तमिलनाडु और श्रीलंका। तो इनमें से जो गलत मिलान है वो है तीसरा यानी 10 डिग्री चैनल, जो कि दक्षिणी अंडमान लिटिल अंडमान के बीच नहीं है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच। तो इस प्रकार के जो जल विभाजन है, स्थल विभाजक है, उसको समझना चाहिए। वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि आसाम में किस प्रकार के तूफान को बारदोली छीड़ा कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आमर वर्षा, दूसरा फूलों वाली बौछार, तीसरा काल वैशाखी और चौथा लू। तो जो इसका पहला ऑप्शन है काल वैशाखी, इसमें जो तीसरा ऑप्शन है काल वैशाखी वो सही है। तो काल वैशाखी में जो वैशाख में जो शाम को चलने वाली तूफान होते हैं जिससे कि चाय और पटसन चावल को फ़ायदा होता है, तो वो काल वैशाखी कहलाती है और ये असम में इसे बारदोली छीड़ा कहते हैं।
और जो ये आम्र वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु के ख़त्म होने पर, यानी प्री मानसून जो सावर है, जो भौचार है, जो केरल कर्नाटक क्षेत्र में होती है, और ये आम के पकने में जो है बहुत मदद पहुंचाती है। और जो और एक ऑप्शन है फूलों वाली बौछार, तो वो केरल में जो कॉफ़ी के जो कहवा के फूल होते हैं उसके लिए बहुत लाभदायक है। तो इस संदर्भ में जो इस प्रकार के शब्दावली हैं, जो लोकल शब्दावली है, उसको थोड़ा समझना चाहिए। तो बारदोली चिड़ा का संबंध काल वैसाखी से। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु प्रदेश के अनुसार मध्य तापीय प्रकार का संबोधन क्या है? तो पहला ऑप्शन है BWHS, दूसरा AMW, तीसरा AW और चौथा CWS। तो जो इसका चौथा ऑप्शन है CWS, यानी शुष्क, जो एक प्रकार से वर्गीकरण है जिसमें कि हम जो शुष्क शीतकाल में जो 18 डिग्री से कम तापमान होता है और उष्ण में जो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो मध्य तापीय प्रकार में जो कोपेन का वर्गीकरण है उसमें गंगा का मैदान है, तो इस प्रकार से उसे सिंबॉलिक जो है संबोधन दिया गया है। उसे थोड़ा सा रटने की भी आवश्यकता है और उसमें समझ की भी आवश्यकता है। इसमें कोपेन के अलावा जो त्रिवार्था है उनका भी अलग एक वर्गीकरण है। तो इसका सही उत्तर है चौथा, यानी CWS। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है मसूरी, दूसरा शिमला, तीसरा देहरादून, चौथा दिसपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा देहरादून वो सही है, क्योंकि जो वन सर्वेक्षण के माध्यम से ही हर 2 वर्ष में जो है रिमोट सेंसिंग की सहायता से जो भारत के वन रिपोर्ट जारी होते हैं, जो कि 15 में जारी हुआ, फिर 17 में। तो इस प्रकार से जो है देहरादून इस संदर्भ में इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। पहला ए जो है कि भारत में कुल सकल कोयला भंडार लगभग 1302 बिलियन टन है 2010 के अनुसार। बी, अरुणाचल प्रदेश में कोयला नहीं पाया जाता है। सी, लिग्नाइट कोयला का प्रमुख केंद्र पालना मेघालय में है। और डी, झारखंड में कुल कोयले का 41% भंडार है। तो जो इसका पहला कूट है कि ABD सही, दूसरा BCD सही, चौथा सभी सही, तीसरा सभी सही और चौथा सभी गलत। तो इसका जो ऑप्शन है चौथा सभी गलत वो सही होगा, क्योंकि जो पहला ऑप्शन है कि कुल सकल जो भंडार है लगभग 1302 बिलियन टन है, वो 1302 बिलियन टन नहीं है, वो 302 बिलियन टन है। अगला जो इसका ऑप्शन था कि अरुणाचल प्रदेश में कोयला वर्ग नहीं पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो कोयला है वो लिग्नाइट क्वालिटी के वो पाए जाते हैं और लगभग 90 मिलियन टन इसका अनुमान है अरुणाचल प्रदेश में कोयले का। अगला जो है इसका कि लिग्नाइट कोयला का प्रमुख केंद्र पालना मेघालय में है, तो पालना जो है वो राजस्थान में है, वहाँ भी कोयला जो है पाई जाती है लिग्नाइट किस्म की। अगला जो उसका कथन है कि झारखंड में कुल कोयले का 41% भंडार है, जो कि गलत है, क्योंकि कुल जो झारखंड में इसका भंडार है वो 29% है। तो इस संदर्भ में चारों गलत है। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? भारत के दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? पहला ऑप्शन 110 सेंटीमीटर, दूसरा 125 सेंटीमीटर, तीसरा 135 और चौथा 150 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो 125 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो दक्षिण पूर्वी पठार है इसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार है, बघेलखंड का पठार है और महानदी बेसिन है। तो यहाँ पर जो है आप पाइएगा कि जो 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहता है और 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहता है। जो एवरेज है इससे कम भी होता है, इससे ऊपर भी, लेकिन ये एवरेज तापमान है जो तापांतर है। तो इस संदर्भ में जो इसका दूसरा ऑप्शन 125 सेंटीमीटर सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे शुष्क क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे शुष्क क्षेत्र है? तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा गुजरात, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर। तो जो इसका दूसरा ऑप्शन है गुजरात वो सही है, क्योंकि जो सर्वाधिक अगर शुष्क पूछा जाए तो राजस्थान में है जो कि 57% है। उसके बाद गुजरात है वो 33% है। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर है वो 31% है। उसके बाद हरियाणा 29% है, पंजाब 24% है। लेकिन अगर अर्ध शुष्क पूछा जाए कि सर्वाधिक अर्ध शुष्क क्षेत्र कहाँ है तो पंजाब में है वो 75% है।
इसके अपने मानक है, परिभाषा इसको समझना है। जैसे इसके अंतर्गत जब बढ़ती जनसंख्या हो, वहाँ जल का घटना हो, पशुचारण अधिक हो, सूखा हो, भूमि में लवणता हो, तो ऐसे में जो है भूमि अनुर्वर बन जाती है, वह शुष्क हो जाती है। ऐसा बहुत हमें देखने को मिलता है। अगर आप ऐतिहासिक रूप से अकबर के राजधानी परिवर्तन को ले, जो उसकी आरंभिक राजधानी फतेहपुर सीकरी में थी, बाद में उसने जो है वो आगरा को ट्रांसफ़र किया, तो हम पाएंगे कि उस समय वो क्षेत्र शुष्क होने लगा था और वहाँ पानी की जो है किल्लत होने लगी थी। तो इसलिए उसने जो है आगरा जो है उसको अपनी राजधानी ले गए। और बाद के दिनों में जब मुग़ल शासक को आप देखिएगा तो दिल्ली ले जाते हैं। तो ऐसे जो ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से कभी उर्वर प्रदेश होते थे वो अनुर्वर होते हैं, ये श्रृंखला चलती है। तो इस संदर्भ में जो शुष्क जो क्षेत्र है, भूमि जो उसका वितरण है पृथ्वी पर, वो बढ़ते ही जा रहा है। और भारत में भी यह समस्या, जो लवणता की समस्या, वो बढ़ते ही जा रही है। तो इसका रेशियो जानना जरूरी है, प्रतिशत जानना जरूरी है। तो इस संदर्भ में जो इसका सही उत्तर है वो है दूसरा, गुजरात।